हेलो दोस्तों, जूनियर जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट क्वेश्चन जो जारी हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लगातार हमारे चैनल के साथ अवश्य बने रहें। इसके बाद हम लोग गणित के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 1 है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है। ऑप्शन नंबर ए समान संस्कृति, बी समान इतिहास, सी भाषा और लोक परंपरा, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देखिए, जितने भी राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं जनता या जो भी व्यक्ति निवास करते हैं, वो सब समान संस्कृति उनका होता है, लगभग उनका समान इतिहास भी होता है, भाषा और उनका लोक परंपरा जो होता है वो भी समान होता है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो यहाँ पर बताना है कि जो बिस्मार्क थे वो कहाँ के चांसलर थे। ठीक है, तो बिस्मार्क जो थे वो प्रसा के, ठीक है, वो प्रसा के चांसलर थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 नंबर का प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए खेड़ा आंदोलन, बी बारदौली आंदोलन, सी चंपारण आंदोलन और डी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो देखिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने किसानों का जो समर्थन किया था आंदोलन में, वो किए थे दोस्तों बारदौली आंदोलन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बारदौली कहाँ है, तो ये गुजरात का उस समय का बहुत फेमस आंदोलन था। ठीक है, ये चंपारण आंदोलन के समान ही किया गया था, लेकिन चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी जी का साथ मिला था किसानों को, और जो वल्लभ भाई पटेल थे वो बारदौली आंदोलन में किसानों को सहायता दिए थे। तो वहीं की जो महिलाएं थे उन्हें सरदार कहकर पुकारी थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तभी से उनका नाम हो गया, सरदार में शामिल हो गया उनका नाम में। चले आगे है प्रश्न नंबर 4 में कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। ठीक है, बताना है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो देखिए, साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने वो आ रहा था। ठीक है, जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था का जो कार्यशैली है उसके बारे में वो अध्ययन करने आया था। ठीक है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में जो एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था, ठीक है, उसको बोला जाता है दोस्तों रेशम मार्ग। उसको क्या बोला जाता है, उसको रेशम मार्ग बोला जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एशिया और यूरोप का व्यापार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेशम मार्ग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए, जो असेंबली लाइन का जो प्रयोग हुआ था वो किया गया था हेनरी फोर्ड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और उन्होंने क्या किया था कि फोर्ड कंपनी का स्थापना कर दिया। ठीक है, यानी कि यदि पूछा जाएगा क्वेश्चन कि फोर्ड कंपनी जो कहाँ का जो वाहन का कंपनी है, तो आप याद रखिएगा अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन किया गया है। तो देखिए, उसमें जो है संस्कृत का महिमा मंडन किया गया है, संगीत का। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा दोस्तों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक लेडी के जो हाथ में कुछ दिया गया है और वो संगीत के बारे में उससे जो है उस चित्र से, उस पेंटिंग से आशा निकलती है कि वो संगीत के बारे में महिमा मंडन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 में कि स्पेनिंग जैनिंग मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो देखिए, जो स्पेनिंग जैनिंग मशीन थी वो किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी, तो कताई की प्रक्रिया में वृद्धि की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस
किनके द्वारा लाया गया था? तो देखिए, जो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस था उसको पुर्तगालियों ने लाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस लाया था, यानी कि प से पुर्तगाली और प से प्रिंटिंग मशीन। तो आपको कुछ याद रहेगा, ठीक है, ट्रिक से। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। गैली क्या है? ठीक है, बताना है कि गैली जो है वो क्या है। तो देखिए, गैली क्या है? तो गैली जो है वो धातुई फ्रेम है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गैली क्या है? तो गैली जो है वो धातुई फ्रेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11 नंबर का प्रश्न है कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का खाली स्थान वितरण कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, उसे जो है वो सत्ता का क्षैतिज वितरण बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि एक मुख्य जो है यहाँ पास कोई देश है, देश में यदि हम लोग एक बनाते हैं कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और एक विधायपालिका, ठीक है, विधायिका, तो इसमें हम लोग क्या करें, इसका क्षैतिज वितरण कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्षैतिज लाइन था तो इसका हम लोग क्या किए, क्षैतिज वितरण। तो इसको से हम लोग याद रख सकते हैं कि क्षैतिज वितरण कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संघ में इस समय है, भारतीय संघ में बताना है कि क्या है। तो भारतीय समय में वर्तमान की स्थिति में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो देखिए, जो मैक्सिको ओलंपिक की जो कहानी है वो जो है नशा भेद आंदोलन से संबंधित है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मैक्सिको ओलंपिक की जो कहानी है वो नस्ला भेद आंदोलन से जो है वो संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, नस्ला भेद। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 14 की ओर कि संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। तो संविधान के अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 17 के द्वारा अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों 15 नंबर का कि बाम सेफ निम्न में से किसका संगठन है। तो देखिए, जो बाम सेफ है वो क्या है, अल्प जो संख्यक है, यानी कि माइनॉरिटी के सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है, जिसमें कि एससी और ओबीसी के माइनॉरिटी जो इनमें आते हैं, इनमें से ही जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका संगठन है बाम सेफ। याद रखिएगा, बाम सेफ, जो कि महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के और परेशानियों के लिए बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो देखिए, भारत में जो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है वो कौन देता है, तो चुनाव आयोग देता है। यानी कि क्या हो जाएगा कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, तो चुनाव आयोग जो है वो देता है। प्रश्न नंबर 17 है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो देखिए, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके पास उत्तरदायी सरकार होता है, जिम्मेदार सरकार होता है और उस स्थिति के लिए वैध सरकार होता है, यानी कि उपरोक्त जो सभी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 18 नंबर का प्रश्न है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने में कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो देखिए, जो सूचना का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत रूप से यदि किसी को सूचना मिल जाता है किसी चीज़ के बारे में, तो वो जो व्यक्ति है उस चीज़ को लेकर क्या हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या कर लेंगे कि सपोज डैट यदि सूचना मिले कि हम लोग के पड़ोस में क्या हो गया है, चोरी हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अलग मानसिकता बन जाता है, हम लोग पहले से अब सशक्त रहेंगे, ठीक है। यानी कि जो सूचना का जो अधिकार होता है वो क्या होता है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में तथा सशक्त बनाने में बहुत ही मदद करता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 19 है कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। तो किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है आपको बताना है। तो वो है लोकसभा में, जी हाँ, ठीक है। जैसे कि अभी लोकसभा की बात करेंगे, जो पलामू गढ़वा और लातेहार का जो लोकसभा सीट है, पलामू और गढ़वा का, सॉरी, उसमें जो है
अभी एक महिला ही है, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा। विधानसभा में भी महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होती है, ये भी करेक्ट है। और पंचायती राज में भी जैसे कि अभी मुखिया का जो सीट वगैरह है वो क्या है, महिलाओं के लिए ही आरक्षित है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी के लिए महिलाओं के लिए सीटें जो है आरक्षित होती है, कुछ ना कुछ सीट जो होती है वो महिलाओं के लिए भी आरक्षित करके रखी जाती है। आगे है प्रश्न नंबर 20 कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो मेधा पाटेकर जी ने किया था। और मेधा पाटेकर जी के साथ आमिर खान भी उस समय शामिल हुए थे। गुजरात का ये था बात। तो उस समय आमिर खान का एक जो मूवी था वो सरकार के विरुद्ध गए थे चूँकि, और उस समय जो गुजरात में था वो एक बीजेपी लीडर का सरकार था। तो उस समय आमिर खान का जो मूवी था वो फ्लॉप हो गया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेधा पाटेकर जी का साथ निभाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि समझौता के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार में हम लोग बांट सकते हैं। तो समझौता के आधार पर संसाधन को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितने भागों में, तो 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 22 कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो देखिए बुक में लिखा हुआ था हमारे पास कि महाराष्ट्र में, स्वराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ये सब में काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है, लेकिन राजस्थान की चर्चा बुक में नहीं किया गया था। यानी कि राजस्थान में काली मिट्टी नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। तो देखिए जो भारत में जैव विविधता के कम करने वाले कारक हैं वो वन्य जीव के आवास का विनाश यदि करेंगे तो जैव विविधता यानी कि जीवों का विनाश हो जाएगा, तो जैव विविधता में कमी आ जाएगा। वन्य जीव को यदि हम लोग मारना शुरू करेंगे तो फिर भी क्या हो जाएगा, वो भी जो है जैव विविधता को कम करेगा। जीवों जो अलग अलग प्रकार के हैं वो सब समाप्त होते जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण करेंगे तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण समाप्त होते जाते हैं। यानी कि उपरोक्त जो सभी कारक है उससे जो है भारत में जैव विविधता कम हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो 24 नंबर का प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं का बाढ़ पर नियंत्रण करना लाभ है, सिंचाई की सुविधा लाभ है, जल विद्युत उत्पादन वहाँ से होता है लाभ है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो लाभ है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह के फसलें हैं। तो देखिए जहाँ पास चाय की खेती की जाती है या रबड़ की खेती की जाती है या कॉफ़ी या गन्ना की खेती की जाती है तो बहुत बृहद स्थान पर किया जाता है और रोपण विधि के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रोपण फसल है, यानी कि बहुत बृहद स्थान पर लगाए जाते हैं और साथ ही साथ ये जो है रोपण में आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 26 नंबर का प्रश्न कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि खरीफ, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित कोयले की खानों में से झारखंड राज्य में है। तो देखिए झारखंड राज्य में कौन कोयला खान है, तो बोकारो की कोयला खान जो आपको जियोग्राफी के चैप्टर नंबर में 4 में मानचित्र में आपको वहाँ पर दिया गया है साफ साफ कि बोकारो में एक जो है ट्रायंगल ऐसे बना दिया गया है। ट्रायंगल, ब्लैक ट्रायंगल का मतलब होता है कि कोयला की खदान, ठीक है, ऐसे एक ब्लैक ट्रायंगल बनाया गया है। आप वहाँ पास उस मानचित्र में आप आसानी से देख सकते होंगे, ठीक है, बोकारो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा दोस्तों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है। तो देखिए आधारभूत उद्योग उसमें आते हैं जिसमें कि लोहा, इस्पात वगैरह का उपयोग होता है, ठीक है। तो आधारभूत जो उद्योग होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 29 की कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से कितना जो जल है वो दूषित होता है। तो देखिए 1 लीटर अपशिष्ट जो कारखाना का रहेगा उससे जो है 8 जो गुना जल है वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, यानी कि आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 गुना जल जो है वो दूषित होता है। आगे है प्रश्न नंबर 30 कि
निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो देखिए रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होती है, नहीं, रेलवे की अपेक्षा सड़क बनाने में बहुत कम पैसा खर्च होता है, यानी कि डी जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है। तो देखिए जो मानव विकास देशों की जो तुलना की जाती है रिपोर्ट की, वो देखिए मेनली शिक्षा और स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, यानी कि ये तीनों शामिल होते हैं उसमें, यानी कि उपरोक्त सभी के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट देश जो है देशों की रिपोर्ट जारी करता है, यानी कि उपरोक्त सभी के आधार पर। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। इनमें से कौन सा भावी पीढ़ी को कल्याण को परिभाषित करता है। देखिए यहाँ पास बताना है कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। तो यहाँ पास देखिए क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पास जो समृद्धि हो जाएगा या यहाँ पास जो आर्थिक विकास हो जाएगा वो भावी पीढ़ी के कल्याण को नुकसान करेगा। ठीक है, लेकिन जो धारणीय विकास जो है वो सतत विकास जो होता है वो भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 33 में कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संग्रहित है। तो देखिए जो सलमा है दोस्तों वो जो है संगठित कार्य को करती है, यानी कि जो स्कूल हो गया या अस्पताल हो गया वो जो है संगठित सेवा क्षेत्र में आते हैं। ये तो सेवा क्षेत्र की बात है, यानी कि तृतीय क्षेत्र में सब आते हैं, लेकिन तृतीय क्षेत्र में भी ये सब संगठित क्षेत्र में आते हैं, जिसमें कि मात्र 2 चीज़ आते हैं, स्कूल और अस्पताल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 34 कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं। तो सेवा क्षेत्र में परिवहन, संचार और बैंकिंग जो है वो शामिल होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पास दिया गया है कृषि, डेयरी, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब प्राथमिक क्षेत्र हैं, और दूसरा क्षेत्र में ये सब ईंट निर्माण हो गया, चीनी गुड़ निर्माण हो गया। ठीक है, चलिए आगे है इसमें 35 नंबर का कि निम्न में से कौन सा वस्तु विनिमय का उदाहरण है। तो देखिए हम लोग यदि क्या करेंगे कि एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा करेंगे, ये वस्तु विनिमय का जो है उदाहरण है। ठीक है, एक गाय के बदले 10 बकरी या 5 बकरी या 20 बकरी, तो ये क्या है, वस्तु के बदले हम लोग वस्तु ले रहे हैं, उसको बोला जाता है वस्तु विनिमय। ठीक है, यानी कि यदि वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान की जाती है उसको वस्तु विनिमय बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है व्यापारिक बैंक के कार्य बताना है। तो देखिए व्यापारिक बैंक का काम होता है साख निर्माण, ठीक है, ऋण देना, ठीक है, जमा स्वीकार करना। देखिए ये टाइम पर यदि यहाँ पास जमा कीजिएगा इस बैंक में तो वहाँ पास जमा भी हो जाएगा, लेकिन आप अपने पैसे से ज़्यादा पैसा यदि लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ से ऋण भी मिलता है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 37 कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खाली स्थान देशों के उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो देखिए एक से अधिक देशों पर नियंत्रण उनका जो है होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा दोस्तों वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक देशों पर। आगे है फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। तो देखिए हम लोग फोर्ड के बारे में उसमें बात किए थे, तो ये जो है अमेरिका की कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं का गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। तो आभूषण जो होते हैं उनके गुणवत्ता को जो है दिखाता है हॉलमार्क का, ठीक है, आभूषण। ऑप्शन नंबर सी जो है जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।